प्यारे बच्चों, पिछले वीडियो में हमने सत्याग्रह और गोल्ड एक्ट के बारे में पढ़ा था। आज हम असहयोग आंदोलन के बारे में पढ़ेंगे। देखिए बच्चों, असहयोग का अर्थ जानने से पहले सहयोग का अर्थ जानते हैं, जिसका अर्थ है सहायता या मदद करना। गांधी जी ने अपनी पुस्तक हिंद स्वराज में लिखा था कि ब्रिटिश शासन हम भारतीयों के सहयोग से ही स्थापित हो पाया है, और यदि हम ब्रिटिश शासन का सहयोग करना बंद कर दें तो साल भर के भीतर ही ब्रिटिश शासन ढह जाएगा, अर्थात स्वराज स्थापित हो जाएगा, भारतीयों का अपना राज जो अभी तक अंग्रेजों के हाथों में था। स्वराज को स्थापित करने के लिए गांधी जी ने असहयोग आंदोलन चलाया। इस आंदोलन में गांधी जी ने भारतीयों से अंग्रेजों का सहयोग न करने की अपील की, जिसके अंतर्गत ब्रिटिश संस्थाएं जैसे स्कूल, अदालतें, पुलिस, सेना इत्यादि का बहिष्कार और साथ ही विदेशी वस्तुओं का बहिष्कार करना शामिल था। देखिए बच्चों, बहिष्कार एक विरोध का ऐसा रूप होता है जिसमें किसी से संपर्क न रखने और चीजों की खरीद व इस्तेमाल न करने पर बल दिया जाता है। शुरुआत में कांग्रेस के बहुत सारे नेता असहयोग आंदोलन को लेकर दुविधा में थे, पर दिसंबर 1920 तक आते आते कांग्रेस के नागपुर अधिवेशन में असहयोग आंदोलन को स्वीकृति दे दी जाती है। असहयोग आंदोलन जनवरी 1921 में शुरू हुआ। इस आंदोलन का शहरों, गांवों और बागानों में किस तरह का असर रहा या स्वरूप रहा, आइए जानते हैं। सबसे पहले शहरों का अध्ययन करते हैं। शहरों में आंदोलन की शुरुआत शहरी मध्यम वर्ग की हिस्सेदारी से हुई, जिसके तहत विद्यार्थियों ने स्कूल कॉलेजों में जाना छोड़ दिया, शिक्षकों ने इस्तीफे दे दिए, वकीलों ने मुकदमे लड़ने बंद कर दिए और ज्यादातर प्रांतों में परिषद चुनावों का बहिष्कार किया गया, मद्रास को छोड़कर। बच्चों, मद्रास में गैर ब्राह्मणों द्वारा स्थापित जस्टिस पार्टी ने परिषद चुनावों का बहिष्कार नहीं किया। उनका मानना था कि इन चुनावों से काउंसिल में प्रवेश करने से ही उन्हें ब्राह्मणों के समान अधिकार मिल सकते हैं। इसके साथ ही विदेशी सामानों का बहिष्कार किया गया और विदेशी कपड़ों की होली जलाई गई। शराब की दुकानों पर पिकेटिंग की गई। पिकेटिंग धरना या प्रदर्शन करने का एक तरीका है जिसमें किसी स्थान जैसे फैक्ट्री, दुकान, दफ्तर इत्यादि के अंदर जाने का रास्ता रोक लिया जाता है। शहरों में इस आंदोलन का परिणाम यह रहा कि 1920 से 21 के बीच विदेशी कपड़ों का आयात लगभग आधा रह गया और विदेशी वस्तुओं का व्यापार करने से इनकार भी कर दिया गया। इस बहिष्कार से भारतीय हथकरघा उद्योगों में उत्पादन बढ़ने लगा और अब स्वदेशी वस्तुओं का इस्तेमाल करने का प्रचार प्रसार किया गया, लेकिन कुछ समय बाद ही यह आंदोलन धीमा पड़ने लगा। कारण क्या था? पहला, भारतीय हथकरघा उद्योगों में बने कपड़े महंगे थे मशीनों से बने कपड़ों के मुकाबले। दूसरा, वैकल्पिक संस्थानों की जो स्थापना है उसकी प्रक्रिया धीमी रही। वैकल्पिक संस्थानों का अर्थ है वे संस्थाएं जो भारतीयों द्वारा स्थापित हो, लेकिन ब्रिटिश संस्थानों का बहिष्कार कर दिया गया। वैकल्पिक संस्थाएं स्थापित नहीं हो पाई, जिसकी वजह से आंदोलन धीमा पड़ गया। अब विद्यार्थी और शिक्षक सरकारी स्कूलों में फिर से लौटने लगे और वकील दोबारा अदालतों में जाने लगे। असहयोग आंदोलन ग्रामीण इलाकों में। बच्चों, शहरों में हमने आंदोलन की प्रगति और असर देखा। गांवों में आंदोलन के स्वरूप को जानने से पहले किसानों और आदिवासियों की समस्याओं के बारे में जानते हैं। अंग्रेजों ने किसानों पर भारी लगान और अन्य कर लगाए। लगान बच्चों एक कृषि कर था। किसान बेगार की समस्या से भी परेशान थे। बेगार का अर्थ है जब किसी से काम करवा लिया जाए और बदले में मेहनताना अर्थात पैसा ना दिया जाए। करों व बेगार के अलावा पट्टेदारी व्यवस्था से भी किसान परेशान थे। पट्टेदारी व्यवस्था में
जमींदार या बड़े किसान छोटे किसानों को कृषि करने के लिए अपनी भूमि पट्टे पर या लीज पर दे देते थे और कब्जा न होने के डर से जमींदार अपनी जमीन किसानों से जल्दी जल्दी छुड़वा लेते थे। इसीलिए इसे अनिश्चित पट्टा कहा गया है। इस पट्टेदारी व्यवस्था से किसान काफी परेशान थे। अवध में ऐसी समस्याओं से निजात दिलाने के लिए बाबा रामचंद्र ने किसानों का नेतृत्व किया। बाबा रामचंद्र फिजी से लौटे एक गिरमिटिया मजदूर थे। गिरमिटिया मजदूर वे लोग थे बच्चों जिन्हें अंग्रेज भारत से बाहर काम करवाने के लिए ले जाते थे। मुख्य रूप से फिजी, गयाना, वेस्ट इंडीज आदि देशों में इन्हें ले जाया जाता था। उन्हें एक एग्रीमेंट के तहत ले जाया जाता था। बाद में इसी एग्रीमेंट को ये मजदूर गिरमिट कहने लगे, जिसकी वजह से ये गिरमिटिया मजदूर कहलाए। बाबा रामचंद्र ने तालुकदारों और जमींदारों के खिलाफ संघर्ष में किसानों का नेतृत्व किया। बच्चों, तालुकदार का अर्थ होता है ये बहुत बड़ी जमीनों के स्वामी होते थे और किसानों से कर वसूलने का कार्य करते थे। याद रखना है। 1920 में जब जवाहरलाल नेहरू ने अवध का दौरा किया तो अवध किसान सभा का गठन किया गया और जल्दी ही पूरे इलाके के गांवों में अवध किसान सभा की 300 से ज्यादा शाखाएं खुल गईं। वहीं आदिवासी लोगों को जंगल में दाखिल होने पर रोक लगा दी गई। आदिवासी लोग अपनी दैनिक आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए जंगलों पर निर्भर करते थे। दैनिक आवश्यकताएं जैसे लकड़ी, फल, चारा इत्यादि इकट्ठा करना। इससे न केवल उनकी रोजी रोटी पर ही असर पड़ा, बल्कि उन्हें लगता था कि उनके परंपरागत अधिकार भी छीने जा रहे हैं। जब सरकार ने उन्हें सड़क निर्माण के लिए बेगार करने पर मजबूर किया तो इन लोगों ने बगावत कर दी। इन आदिवासियों के संघर्ष का नेतृत्व आंध्र प्रदेश की गुडेम पहाड़ियों में अल्लूरी सीताराम राजू ने किया। सीताराम यह दावा करते थे कि उनके पास विशेष शक्तियां हैं। वे महात्मा गांधी का गुणगान करते थे, लेकिन आजादी के लिए वे बल प्रयोग में विश्वास रखते थे। असहयोग आंदोलन का विभिन्न सामाजिक समूहों में भिन्न स्वरूप था। सामाजिक समूह जिसमें किसान, आदिवासी, शहरी, मध्यम वर्ग इत्यादि शामिल हैं। ये लोग असहयोग आंदोलन को अपने अपने नजरिए से देख रहे थे और ऐसा विश्वास कर रहे थे कि असहयोग आंदोलन से उनकी समस्याएं खत्म हो जाएंगी। आइए जानते हैं कैसे। किसानों और आदिवासियों ने स्वराज स्थापित करने के लिए चलाए गए असहयोग आंदोलन को किस प्रकार लिया, आइए देखते हैं। बच्चों, किसानों ने असहयोग आंदोलन के दौरान तालुकदारों और व्यापारियों के मकानों पर हमले किए, बाजारों में लूटपाट की और अनाज के गोदामों पर कब्जा किया। बहुत सारे स्थानों पर स्थानीय नेता किसानों को समझा रहे थे कि अब कोई लगान नहीं भरेगा और जमीन गरीबों में बांट दी जाएगी। महात्मा गांधी का नाम लेकर लोग अपनी सारी आकांक्षाओं को सही ठहरा रहे थे। आदिवासियों ने असहयोग आंदोलन के दौरान गुडेम पहाड़ियों में पुलिस थानों पर हमले किए और ब्रिटिश अधिकारियों को मारने की कोशिश की। गुरिल्ला युद्ध, युद्ध का ऐसा रूप जिसमें असावधान शत्रु पर अचानक हमला करके छिप जाने की रणनीति होती है। इन गतिविधियों के कारण आदिवासियों के नेता अल्लूरी सीताराम राजू को 1924 में फांसी दे दी गई। हमने शहरों और ग्रामीण इलाकों में असहयोग आंदोलन के स्वरूप के बारे में पढ़ा। आइए अब देखते हैं कि बागानों में काम करने वाले मजदूरों की असहयोग आंदोलन से क्या अपेक्षाएं या आशाएं थी। बच्चों, 1859 के इनलैंड इमिग्रेशन एक्ट के तहत मजदूरों को बिना इजाजत बागान से बाहर जाने की छूट नहीं थी। लेकिन जब मजदूरों ने असहयोग आंदोलन के बारे में सुना तो उन्होंने अधिकारियों के आदेशों को मानने से इनकार कर दिया और बागानों को छोड़कर घरों की ओर चल दिए। लेकिन
असहयोग आंदोलन के चलते हो रही रेलवे और स्टीमरों की हड़ताल के कारण वे रास्ते में ही फंस गए और पुलिस ने उन्हें पकड़ लिया। बच्चों, कांग्रेस की दृष्टि से असहयोग आंदोलन का मुख्य उद्देश्य था स्वराज की प्राप्ति अर्थात अपना राज। लेकिन किसानों, शहरी मध्य वर्गों, आदिवासियों और बागान मजदूरों ने इस आंदोलन के माध्यम से अपनी मुसीबतें कम होने की इच्छाएं की, अपेक्षाएं की। उनके दृष्टिकोण अलग थे। उनका मानना था कि असहयोग आंदोलन से उनकी मुसीबतें कम हो जाएंगी, जिसके चलते उन्होंने हिंसा का सहारा भी लिया। फरवरी 1922 में गोरखपुर के चौरी चौरा में, याद रखना है, पुलिस और आंदोलनकारियों में एक हिंसक टकराव होता है, जिसमें लगभग 22 पुलिसकर्मियों को आंदोलनकारी जिंदा जला देते हैं। इस हिंसात्मक घटना के कारण गांधी जी ने अपना आंदोलन वापस ले लिया। बच्चों, मैप पर आपको चौरी चौरा ध्यान रखना है। अगले वीडियो में हम सविनय अवज्ञा आंदोलन के बारे में पढ़ेंगे। आशा है आपको ये टॉपिक अच्छे से समझ आ गए होंगे। धन्यवाद।